हेलो दोस्तों, आप सबके कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी कोई बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम बताने वाले हैं गद्यांश और पद्यांश। आप लोगों को पता है झारखंड सहायक कचहरी का एग्ज़ाम हुआ पेपर 1 का 23 तारीख को। उसमें क्या देखने को मिला, लगभग 35 से 40 प्रश्न दोस्तों गद्यांश और पद्यांश से ही पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग को दोनों को क्लियर कर लेना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों दोनों ही बहुत ही आसान होता है। ठीक है, बहुत ही आसान। अगर आप लोग थोड़ा सा ही पढ़ लेते दोस्तों तो कंफर्म है आपका सभी प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम 5 गद्यांश कराने वाले हैं और 5 गद्यांश के माध्यम से आप लोग हम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। मतलब पूरी तरह से डर आप लोग ख़त्म हो जाएगा। आप लोगों को लगेगा कि पेपर 1 में कुछ तो है ही नहीं। आपको पता है मात्र आप लोग को 30 नंबर लाना है। 100 में मात्र 30 नंबर आप लोग को ला के सिर्फ क्वालिफाई करना है। ठीक है, देखिए गद्यांश और पद्यांश में क्या अंतर होता है। गद्यांश में दोस्तों कोई कहानी दिया हुआ रहेगा, एक बड़ा सा कहानी दे दिया, ठीक है, और वहाँ से आप लोग को प्रश्न पूछेगा। और पद्यांश में क्या होता है, इसमें आप लोग एक कविता देगा, छोटा सा कविता देगा और आप लोग को वहाँ से प्रश्न पूछेगा। लगभग दोनों सिमिलर ही होता है, बस एक बड़ा होता है और एक थोड़ा छोटा होता है। अंतर है ये। ठीक है, इसमें गद्यांश कौन है और पद्यांश कौन है। ठीक है, आप लोग को देखना है, अगर बड़ा कहानी से दिया है तो गद्यांश हो जाएगा और छोटा जैसे कविता दिया हुआ है तो पद्यांश हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं पहला गद्यांश पर। आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद आपको उत्तर देना है। देखिए ऊपर में साफ साफ लिखा हुआ है निर्देश, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प गद्यांश के आधार पर चयन करें। आपको हमेशा गद्यांश के आधार पर ही उत्तर देना है। इस चीज़ को आपके अपने माइंड में सेट कर लेना है। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं, जैसे सड़क पर ठेला चलाने वाला, दूध वाला, नगर निगम का सफाई कर्मी, बस कंडक्टर, स्कूल अध्यापक, हमारा सहपाठी और ऐसे ही कई अन्य लोग। शिक्षा, वेतन, परंपरागत चलन और व्यवसाय के स्तर पर कुछ लोग निम्न स्तर पर कार्य करते हैं तो कुछ उच्च स्तर पर। जब माली के कार्य को सरकारी कार्यालय के किसी सचिव के कार्य से अति निम्न स्तर माना जाता है, किंतु यदि वह माली अपने कार्य को कुशलतापूर्वक करता है और उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करता है तो उनका कार्य उस सचिव के कार्य से कहीं बेहतर है। जो अपने काम में ढिलाई बरतता है तथा अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह नहीं करता, क्या आप ऐसे सचिव को एक आदर्श अधिकारी कह सकते हैं। वास्तव में पद महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण होता है कार्य के प्रति समर्पण भाव और कार्यपालिका में पारदर्शिता। ठीक है, ये हम लोग गद्यांश को पढ़ लिए। अब यहीं से हमें प्रश्न पूछेगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा है। देखिए पहला प्रश्न दोस्तों, पहला प्रश्न है, एक माली का कार्य एक सरकारी सचिव से कार्य से भी बेहतर है यदि। प्रश्न है, एक माली का कार्य एक सरकारी सचिव के कार्य से बेहतर है यदि। दोस्तों हम लोग देखें तो यदि माली अपने कार्य को कुशलता से करता है तब। हम लोग यहाँ पर देखें, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि माली अपने कार्य को कुशलता से करता है तब। देख रहे हो लिखा हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माली अपने कार्य को कुशलता से करे तब। ठीक है, दूसरा आते हैं, कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का तात्पर्य है। पारदर्शिता का तात्पर्य क्या है दोस्तों, इसका तात्पर्य है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसका तात्पर्य क्या, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका तात्पर्य क्या है। देखिए, बल्कि महत्वपूर्ण कार्य के प्रति समर्पण भाव और कार्यपालिका में पारदर्शिता। यानी दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा
कार्य के ढंग में बरती गई कुशलता, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्य करने के ढंग में बरती गई कुशलता। ठीक है, दोनों दो हम लोग का बन गया। अब लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सफाई कर्मी शब्द कौन सा समास है। दोस्तों यहाँ पर व्याकरण घुसा दिया। ठीक है, तब वो जानना होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, सफाई कर्मी जो शब्द है ये तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, अगला है बेहतर शब्द के लिए हिंदी पर्याय क्या होगा। तब पर्यायवाची शब्द क्या होगा बेहतर शब्द के लिए। दोस्तों बेहतर को हम लोग उत्कृष्ट भी कह सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। पर्यायवाची मतलब क्या होता है, उसी का दूसरा नाम। अगला है इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, यानी इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हम क्या कह सकते हैं। दोस्तों कर्मनिष्ठा कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों काम के बारे में हमेशा बात हो रहा है। ठीक है, अच्छा काम करेगा तो आगे बढ़ेगा, इस तरह करके काम से रिलेटेड बात हो रहा है इस गद्यांश में, यानी कर्मनिष्ठता इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए आप लोग कितना आसान प्रश्न पूछता है गद्यांश से। हम लोग आते हैं गद्यांश नंबर 2। हम लोग 5 गद्यांश करेंगे जिससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों वो पूरा क्लियर हो जाएगा, बस आप 5 गद्यांश को कर लीजिए। देखिए गद्यांश नंबर 2 क्या है, निर्देश, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। गद्यांश है, सत्य और अहिंसा केवल इसी देश के लिए नहीं मानव मात्र के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गए हैं। हम इस देश में लोकतंत्र की स्थापना कर चुके हैं, जिसका अर्थ है व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता, जिसमें वह अपना पूरा विकास कर सके और इसके साथ ही सामूहिक और सामाजिक एकता भी बनाए रखें। व्यक्ति और समाज के बीच में विरोध का आभास है। व्यक्ति अपनी उन्नति और विकास चाहता है। यदि एक व्यक्ति की उन्नति और विकास दूसरे व्यक्ति की उन्नति और विकास का बाधक होता हो तो वहाँ संघर्ष पैदा होता है। यह संघर्ष तभी दूर हो सकता है जब विकास का पथ अहिंसा के हो। आगे है, हमारे संस्कृति का मूल आधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है। हमारी नैतिक चेतना इसी तत्व से ओतप्रोत है। इसीलिए हमने विभिन्न धर्म, संस्कृति और भाषाओं को स्वेच्छापूर्वक पनपने और प्रस्फुटित होने दिया। अतः संपूर्ण विश्व में एक सूत्रता तलवार के जोर से नहीं बल्कि प्रेम और सौहार्द से स्थापित होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। हम लोग पढ़ेंगे गद्यांश को, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक सूत्र है। मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक सूत्र है। दोस्तों देखिए यहाँ पर ऊपर में साफ साफ लिखा हुआ है कि सत्य और अहिंसा केवल इसी देश के लिए मानव मात्रा के लिए जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। यानी दोस्तों सत्य और अहिंसा, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सत्य और अहिंसा हो जाएगा। सत्य और अहिंसा दोस्तों कारक मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक सूत्र है। आराम से मिल गया इसका आंसर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। पूर्ण स्वतंत्रता हमें किस ओर प्रेरित करती है। पूर्ण स्वतंत्रता हमें किस ओर प्रेरित करती है। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, पूर्ण स्वतंत्रता जिसमें वह अपना पूरा विकास कर सके, उसके साथ वो सामूहिक और सामाजिक एकता बनाए रखे। देखिए यहाँ पर वो अपना पूरा विकास कर सके, इसके साथ वो सामूहिक और सामाजिक एकता बनाए रखे। देखिए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, व्यक्ति अपना पूरा विकास कर सके तो दिया हुआ है, सामूहिक और सामाजिक एकता बनाए रखे ये भी दिया हुआ है, व्यक्ति के सामाजिक दायित्व के निर्वहन के पूर्ण अवसर प्राप्त हो ये भी होगा। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, देखिए नीचे आभास है, नीचे पढ़िएगा तो यहाँ पर अभी मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे। इसका आंसर क्या जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला है देखिए 3 नंबर आते हैं। 3 नंबर क्या है देखिए, अहिंसा का मार्ग हमें क्या प्रदान करती है। अहिंसा का मार्ग हमें
क्या प्रदान करती है? बताइए, अहिंसा का मार्ग हमें क्या प्रदान करती है? दोस्तों, अहिंसा का मार्ग हमें वर्ग संघर्ष से मुक्ति और विकास मार्ग दोनों प्रदान करती है। ठीक है, वर्ग संघर्ष से मुक्ति और विकास मार्ग दोनों ही दोस्तों प्रदान करती है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं गद्यांश में, देखिए, संघर्ष पैदा करती है। यह संघर्ष तभी दूर हो सकता है जब विकास का पथ अहिंसा के हो, है ना। यानी संघर्ष और अहिंसा की बात हो रहा है, विकास का बात हो रहा है। ठीक है, यानी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। आप लोग जब गद्यांश को पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा से पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि बार बार आपको गद्यांश देखने की जरूरत ना पड़े। भारतीय संस्कृति का मूलाधार क्या है? भारतीय संस्कृति का मूलाधार क्या है दोस्तों? चलिए देखते हैं। देखिए, भारतीय संस्कृति का मूलाधार दोस्तों अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है। ठीक है, अहिंसा तत्व, देखिए दिया हुआ क्या ऑप्शन में, अहिंसा तत्व, देखिए अहिंसा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, 4 का डी हो जाएगा। 5 है, उपयुक्त गद्यांश का श्रेष्ठ शीर्षक है। श्रेष्ठ शीर्षक क्या कह सकते हैं गद्यांश को दोस्तों? इसमें कहा जा सकता है सत्य और अहिंसा। ये दोस्तों सत्य और अहिंसा के बारे में ही इसमें डिस्कस किया गया है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान है। ठीक है, लोग आते हैं गद्यांश नंबर 3 में, इसे गद्यांश को पढ़ते हैं। ठीक है, हमारे मन को प्रकृति ने शक्ति प्रदान की है, परंतु इसका सकारात्मक निर्माण माता पिता और समय पर निर्भर करता है। परिवार में शिशुओं को उच्च चरित्र एवं साहस की कहानियाँ सुनाकर उन्हें निर्भीक एवं सच्चरित्र व्यक्ति के रूप में ढाला जा सकता है। बाह्य वातावरण का प्रभाव भी बालक के मन पर पड़ता है। हमें ऐसा वातावरण प्रस्तुत करना चाहिए जिससे बालकों का मन सशक्त बन सके। आगे लिखा हुआ है, कई परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आती है जो हमें झुकने के लिए विवश कर देती है। विपरीत परिस्थितियों में बड़े से बड़े व्यक्ति भी साहस खो बैठते हैं। लक्ष्मण को मूर्छित देखकर राम भी घबरा गए। भूख से बिखरते बच्चे को देखकर राणा प्रताप तक ने साहस खो दिया था, परंतु वे शीघ्र ही इस पर काबू पा गए, अतः वे महापुरुष कहलाएं। मन के हारने के पीछे विपत्ति और भय को कारण माना जाता है। मनुष्य स्वभाव से शांति प्रिय एवं सुखेच्छु होता है। निरंतर संघर्षों को झेलने से मन हारने लगता है। इससे बचने के लिए मनुष्य को सदैव आशावान बनाए रखना चाहिए। किंग ब्रूस एंड स्पाइडर की कहानी हमें बताती है कि मकड़ी अनेक बार असफल होने पर भी अंत ऊपर चढ़ने में सफल हो जाती है। ठीक है, हम लोग पढ़ लिए। अब लोग आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा कि मनुष्य के मन के निर्माण में किसका प्रमुख योगदान होता है? किसका प्रमुख योगदान होता है? बताइए, किसका प्रमुख योगदान होता है दोस्तों? तो यहाँ पर दोस्तों चलिए हम लोग कदम तो आते हैं। देखिए, हमारे मन को प्राकृतिक शक्ति प्रदान हेतु परंतु इसका सकारात्मक निर्माण माता पिता और समय पर निर्भर करता है। ठीक है, माता पिता और समय पर, यानी दोस्तों माता पिता और समय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, बालकों को चरित्रवान और नार्भिक बनाया जा सकता है। दोस्तों बनाया जा सकता है दोस्तों माता पिता के बच्चे के सामने उच्च चरित्र प्रस्तुत करके और संध्या बेला में साहसिक कहानियाँ सुनाकर। हम लोग कहानी पढ़ चुके हैं अभी गद्यांश में। ठीक है, दोनों हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन महापुरुष की विशेषता नहीं है? जैसे ये व्याकरण घुसा दिया। अच्छा, महापुरुष की विशेषता नहीं है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, बताइए आपको निम्न से कौन महापुरुष की विशेषता नहीं है? बताइए कौन नहीं है? दोस्तों, निराश से घिरे रहना। निराश से घिरे रहना दोस्तों महापुरुष की विशेषता नहीं है। महापुरुष को हम नहीं कह सकते, निराश से घिरा हुआ रहता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हम आते हैं, महापुरुष कौन समास है दोस्तों? देखिएगा, महापुरुष कर्मधारय समास है। अगला है, किंग ब्रूस एंड स्पाइडर की कहानी हमें क्या शिक्षा प्रदान करती है? हमें क्या शिक्षा प्रदान करती है दोस्तों? देखिए यहाँ पर लास्ट में दिया हुआ था, किंग ब्रूस एंड स्पाइडर कहानी हमें बताती है कि मकड़ी अनेक बार असफल होने पर भी अंत में ऊपर चढ़ जाती है।
ठीक है, वो लगे रहती है तो चढ़ जाती है। इसका मतलब दोस्तों हमें घबराना नहीं चाहिए, इसका बात नहीं हो रहा है। हमें सदैव आश्वासन बने रहना चाहिए, बिल्कुल सही पूछा। हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए कि हम अब नहीं तो अब सक्सेस हो जाएंगे। अंततः आप सक्सेस जरूर हो जाइएगा अगर आप इस तरह सोचते हैं तो, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को पूरा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप लोग जब भी एग्जाम में पढ़ेंगे तो गधांश दोस्तों बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, सॉरी अगला गधांश देखिए 4 नंबर, डायरेक्ट गधांश पाते हैं। साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है, ऐसी ज़िंदगी बिल्कुल निडर और बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य इस बात की चिंता नहीं करता है कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की अपेक्षा करके जीने वाला व्यक्ति दुनिया का आलसी असली ताकत होता है और मनुष्यता का प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण मनुष्य का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना न तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और न ही अपनी चाल को पड़ोसी के अनुसार तेज या मध्यम करते हैं। आगे है, साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता, वह अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। झुंड में चलना या झुंड में चरना या भैंस भेड़ों का काम है, सिंह तो बिल्कुल अकेला रहने पर मग्न रहता है। अर्नाल्ड बेनेट का कथन है, जो आदमी यह महसूस करता है कि किसी महान निश्चय के समय वह साहस से काम नहीं ले सका, जिंदगी की चुनौती को कबूल नहीं कर सका, वह सुखी नहीं हो सकता। बड़े मौके पर साहस नहीं दिखाने वाला व्यक्ति हमेशा अपने आप को कोसता रहता है। जिंदगी को ठीक से जीना हमेशा ही जोखिम झेलना होता है। जो आदमी सकुशल जीने के लिए जोखिम पर एक घेरा डालता है, वह अंततः अपने ही घरों के बीच कैद हो जाता है। उसे ज़िंदगी का कोई मज़ा नहीं मिल पाता, क्योंकि वह जोखिम से बचने की कोशिश करते रहता है, ठीक है। बड़ी चीज़ों बड़े संकटों में विकास कर पाती है। बड़ी हस्तियाँ इसलिए बड़े होते हैं क्योंकि उन्हें बड़े संकटों को झेला है। सम्राट अकबर ने 13 साल की उम्र में अपने बाप के दुश्मन को परास्त कर दिया था, जिसका एक मात्र कारण यह था कि अकबर का जन्म रेगिस्तान में हुआ था और वह भी उसी समय जब उनके बाप के पास एक कस्तूरी को छोड़कर और कोई दौलत नहीं था। और लोग आते हैं दोस्तों गधांश पे। पहला प्रश्न पूछा, निम्न में से किसे सबसे बड़ी जिंदगी कहा गया? किसे सबसे बड़ी जिंदगी कहा गया? देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, ऊपर देखिए, साहस जिंदगी को सबसे बड़ी जिंदगी कहा गया। साहस की जिंदगी, ठीक है, यानी साहस हो जाएगा, साहस जिंदगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्न में से कौन साहसी मनुष्य की प्रकृति है? यानी साहसी मनुष्य की प्रकृति कौन सा है? प्रकृति, ठीक है, यानी दोस्तों साहसी मनुष्य के अंदर वो चीज़ होना चाहिए, ठीक है। जनमत की उपेक्षा कर अपना काम करते रहना बिल्कुल सही है, ये साहसी मनुष्य का पहचान है। अपने ही विचारों में रमा हुआ, यह भी दोस्तों साहसी मनुष्य का ही प्रकृति है। दूसरों की सपनों को जीवन का आधार बनाना नहीं, गलत। दूसरे के सपनों को जो दोस्तों आधार बनाता है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है, वो साहसी मनुष्य कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी दोस्तों डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। कहानी पढ़े होंगे आप लोग, तब लोग को मिला होगा कहानी में, ठीक है। आगे है, वह व्यक्ति जीवन के आनंद से वंचित रहता है। वह व्यक्ति जीवन के आनंद से वंचित रहता है दोस्तों। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, दिखा देता हूँ आप लोगों को साथ साथ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, बड़े पैमाने पर सांस नहीं दिखाने वाला व्यक्ति हमेशा अपने आप को कोसता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, कोसता है। ज़िंदगी ठीक से जीना हमेशा जोखिम झेलना होता है, ठीक है, हमेशा जोखिम झेलना होता है। लेकिन दोस्तों जो आदमी सकुशता जीने के लिए जोखिम पर एक घेरा डालता है, वह अंत में अपने घरों के बीच कैद हो जाता है। ज़िंदगी में कोई मज़ा नहीं मिल पाता, क्योंकि वो जोखिम से बचने की कोशिश करता है। देखिए वो जोखिम से बचने का कोशिश करता है, इसीलिए। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा पहला वाला, जो सदैव जोखिम से बचने की कोशिश करता है। और दोस्तों गधांश को अगर अच्छा से पढ़ेंगे तो एक ही बार में बनेगा, ठीक है। यहाँ पर हम बता रहे हैं दोस्तों, इसीलिए हमें थोड़ा खोजना पड़ रहा है।
अर्नाल्ड बेनेट के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों, वह व्यक्ति सुखी रह सकता है जो जिंदगी की चुनौतियों को स्वीकार करता है, बिल्कुल सही है। बड़े मौके में साहस से काम लेना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ही दोस्तों अर्नाल्ड बेनेट के अनुसार दोनों ही कथन सही है। आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं, अगर आप लोग को देखना है तो आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं। किधर गया जी? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, बेनेट के कथन, जो आदमी महसूस करता है कि किसी महान निश्चय के समय वो साहस से काम नहीं ले सका, जिंदगी में चुनौतियाँ कबूल नहीं कर सका। देखिए यहाँ पर सब लिखा हुआ है, ठीक है। अगला, उपयुक्त कथांश का उपयुक्त शीर्षक है। इसका उपयुक्त शीर्षक क्या होगा दोस्तों? मतलब कि क्या कह सकते हैं दोस्तों? कहा जा सकता है साहस की जिंदगी, ठीक है। उपयुक्त कथांश का दोस्तों उपयुक्त शीर्षक हो सकता है साहस की जिंदगी। लोग आते हैं गद्यांश नंबर 5 में। चलिए हम गद्यांश को पढ़ते हैं, फिर आंसर क्वेश्चन पाते हैं। भारत में समय समय पर अनेक देशों से लोग आते रहे हैं। उनके साथ साथ उनकी भाषाएं, धर्म, पोशाक और रहन सहन का ढंग भी इस देश में पहुंचा है। वह धीरे धीरे वे सब इस देश की जनता के अंग बन गए। भारत में बस जाने पर इन विदेशियों ने भारत के लोगों और उनके रहन सहन को भी प्रभावित किया। सर्वविदित है कि दिल्ली के सुल्तान और बादशाह तथा भारत के कई दूसरे भागों के शासक मुसलमान थे। उनके प्रभाव से इस देश के बहुत से लोग मुसलमान बन गए। कई लोगों ने विदेशियों की फारसी और अरबी आदि भाषाएं सीख ली। उनके रीति रिवाजों और पहनावे को भी कुछ भारतीयों ने अपना लिया। मुसलमान न होते हुए भी कितने ही लोग मुसलमान फ़कीरों की इज्जत करते थे। कबीर, नानक और अकबर के संदेशों से हमने जाना है कि हिंदू और मुसलमान धर्म एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है। ये विदेशी प्रभाव ही था कि भारत में उर्दू नाम की एक नई भाषा का जन्म हुआ, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। पहला है, भारत में विदेशियों के आगमन का भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा? भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा? भारतीय संस्कृति को लोग भूल गए, ऐसे तो जिक्र नहीं हुआ है गद्यांश में। हमारे मूल संस्कृति का अस्तित्व खत्म हो गया, ये भी जिक्र नहीं हुआ है। खत्म हो गया, भूल गया, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। दूसरी संस्कृति का प्रभाव हमारे संस्कृति में काफ़ी प्रभावित हुई, बिल्कुल सही है। गद्यांश में सब सारा चीज़ दिया हुआ है, डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है, कि काफ़ी प्रभावित हुआ। अगला है, विदेशी भारत में अपने साथ क्या लेकर आए? विदेशी भारत में अपने साथ क्या लेकर आए? दोस्तों, वो अपने साथ भाषाएं, धर्म, पोशाक सब कुछ लेकर आए थे, ठीक है। पोशाक, अपनी भाषा, धर्म, संस्कृति, उपयुक्त सभी सब कुछ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। दिखा देता हूँ मैं थोड़ा सा, देखिए। उनके साथ साथ उन्हें भाषाएं, धर्म, पोशाक और रहन सहन का ढंग सब कुछ दोस्तों इस देश पहुँच गया उन लोग के साथ साथ, ठीक है। अगला है, हिंदू और मुसलमान धर्म एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है। यह किसकी सीख थी? ये किसकी सीख थी? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कबीर, नानक और अकबर के संदेशों से हमने जाना है कि हिंदू और मुस्लिम धर्म एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है। कौन कौन? कबीर, नानक और अकबर। देखिए दिया हुआ है, कबीर, नानक, अकबर दिया हुआ नहीं है, ठीक है ना, दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। आगे है, विदेशियों की भाषा प्रभाव से किस नई भाषा का जन्म हुआ? विदेशियों की भाषा का प्रभाव से कौन सा नई भाषा का जन्म हुआ? चलो लोग देखते हैं कौन सा भाषा का नया जन्म हुआ। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये विदेशी प्रभाव नहीं था कि भारत में उर्दू नाम की एक नई भाषा का जन्म हुआ। देखो उर्दू, ठीक है, उर्दू लिखा हुआ है, यानी उर्दू हो जाएगा। अगला है 5 नंबर, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होना चाहिए। उपयुक्त शीर्षक क्या होना चाहिए दोस्तों? गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होना चाहिए भारतीय संस्कृति पर विदेशियों का प्रभाव। विदेशी लोग भारत आ रहे हैं, इसलिए इसका उपयुक्त शीर्षक क्या होना चाहिए? भारतीय संस्कृति पर विदेशियों का प्रभाव। देखें आप लोग गद्यांश से कितना आसान प्रश्न पूछता है दोस्तों। हम यहाँ पर आप लोग को बता रहे हैं, इसलिए हमें दिक्कत हो रही है। जब आप बनाओगे तो वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। गद्यांश को एक बार अच्छा से पढ़ोगे, फिर आप लोग उसका उत्तर लिखोगे तो आप, या उत्तर आप लोग दोगे तो आप लोगों को दिक्कत होना नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।